Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर सेशन 5 कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं जो मैंने पिक किए हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन से, और कुछ स्टूडेंट ने मैसेंजर और व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन किए हैं। हाँ, इस सेशन में आगे जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। व्हाट्सएप, मैसेंजर या मेरे पर्सनल नंबर पे एक एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पिक करना मेरे लिए मुश्किल होता है। बाद दफा अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रह गया तो वो ज्यादातर व्हाट्सएप, मैसेंजर या मेरे पर्सनल नंबर वाला क्वेश्चन रह सकता है। कमेंट सेक्शन वाला क्वेश्चन वो आसान होता है, वहां से इजीली लिया जा सकता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है हारस स्वाति, जिन्ना जामे हरिपुर कॉलेज के स्टूडेंट है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो हारस स्वाति, सबसे पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड काज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड, यानी साथ वाले बॉन्ड की पोलराइजेशन की वजह से किसी दूसरे बॉन्ड में जो पोलराइजेशन होती है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कि पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड caused by the polarization of adjacent bond is called inductive effect. For example, मेरे पास इथाइल क्लोराइड है CH3CH2Cl। यहां पे मेरे पास क्लोरीन अटैच है कार्बन के साथ। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब ये साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विड्रॉ करेगा और इस बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करेगा। ये जो पोलैरिटी होगी ये इस बॉन्ड के मुकाबले में कम होगी। अब ये जो पोलराइजेशन हुई है इस बॉन्ड की वजह से, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करता हूं कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको माइनस आई से जाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट बड़ी आसान बात है, अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन के साथ अटैच हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इससे जो पोलराइजेशन होगी, इस पोलराइजेशन से जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट को समझना, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एडजेसेंट बॉन्ड पे जो पोलराइजेशन आएगी उसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्यों कहते हैं? इसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां पे कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कार्बन से कम होगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ होगी, इसलिए इस इंडक्टिव इफेक्ट को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से स्पीशी काज कर सकती हैं? याद रखना, मैं कुछ स्पीशी लिखता हूं जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकती हैं। हेलोजन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकते हैं। हाइड्रॉक्सिल नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकता है। अल्काक्सी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकता है। साइनाइड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के साथ, तो वो एडजेसेंट कार्बन में जो एडजेसेंट कार्बन बॉन्ड में जो पोलराइजेशन काज करेंगे उसको हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। अब हारस स्वाति, इसी का ग्राफ उलट कर दें। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अगर कार्बन एटम के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ये वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इस बॉन्ड के अंदर जो पोलराइजेशन आएगी उसको हम नाम देंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्यों कहेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां पे ज्यादा करेगा। इस पोलराइजेशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये पोलराइजेशन होगी, तो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से ग्रुप काज कर सकते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास अल्काइल ग्रुप कर सकते हैं। मिथाइल ग्रुप ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकता है। यानी प्राइमरी हमारे पास अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल, ये सारे पॉजिटिव
इंडक्टिव इफेक्ट काज करते हैं जी। उम्मीद है हारिस स्वाति आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला सवाल आया है महमूद गजनवी कुस्तान से, ये क्वेश्चन आया है। महमूद गजनवी का क्वेश्चन है कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी मैथ नंबर पे डिपेंड करती है? महमूद गजनवी, यस, फिजिकल प्रॉपर्टी मैथ नंबर पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटियम होता है, उसका मैथ नंबर और होता है, ड्यूट्रियम का मैथ नंबर और होता है, ट्रिटियम का मैथ नंबर और होता है। प्रोटियम का मैथ नंबर 1, ड्यूट्रियम का 2, ट्रिटियम का 3। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो फर्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आता है? मैथ नंबर में चेंज की वजह से आता है। अगला सवाल फिर महमूद गजनवी ने पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोगाड्रो नंबर। महमूद गजनवी, एवोगाड्रो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ये नंबर है। जिस तरह दर्जन का कोई यूनिट नहीं होता, जिस तरह पेयर का कोई यूनिट नहीं होता, जिस तरह सेंचुरी का कोई यूनिट नहीं होता, इसी तरह एवोगाड्रो नंबर का कोई यूनिट नहीं हुआ करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये एमसीक्यूज है। ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, शुआब शाह एडवर्ड कॉलेज पेशावर के स्टूडेंट हैं। इनका एमसीक्यूज आया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट react with 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर बेरियम क्लोराइड। अब शाह बड़ा आपका एमसीक्यूज है, मैं आपको ऑप्शन के बगैर ट्रिक समझा देता हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, इसको मैं मिलाऊंगा बेरियम क्लोराइड के साथ। इससे मेरे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड और साथ मेरे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड, साथ मेरे पास बनेगा बेरियम नाइट्रेट। अब इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो ये क्या होगी? इक्वेशन बैलेंस होगी। अब जरा गौर करना शाह, हमारे पास क्या होते हैं कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब और 2 मोलर सॉल्यूशन है। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है मोल, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब होता है मिलीमोल। तो मैं लिखूंगा बेरियम क्लोराइड के मिलीमोल कितने हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 20। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 मिलीमोल। बेरियम क्लोराइड के 4 मिलीमोल हैं। तो रिएक्शन होने में इसके जितने मिलीमोल हैं आपके पास इसके 4 मिलीमोल हैं। अब जरा स्टूडेंट गौर करना, इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं। तो 4 मोल के लिए इसके कितने मोल होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसके 4 मिलीमोल के लिए इसके 8 मिलीमोल होने चाहिए। तो अब मिलीमोल इसके जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसके मिलीमोल जो रिक्वायर्ड होंगे बेरियम क्लोराइड के 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और 0.2 मोलर सॉल्यूशन के साथ वो 8 मिलीमोल होंगे। तो बात आसान होगी, मिलीमोल इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोलैरिटी। अब मिलीमोल हमें पता है क्या है? मिलीमोल हमारे पास है 8 इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो मोलैरिटी है वो क्या है? 0.1। अब शाह ये इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो आपके एमसीक्यूज में एक ऐसा ऑप्शन मौजूद था। ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है मिलीमोल। इसकी मैंने मिलीमोल मालूम कर ली, इसकी मिलीमोल है कितने? 4। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसके 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, इसके 1 मिलीमोल के लिए इसके 2 मिलीमोल चाहिए होंगे। तो 4 मिलीमोल के लिए 8 मिलीमोल चाहिए। इसकी मिलीमोल मैंने फाइंड कर दिए। अब इसकी मोलैरिटी मुझे पता है, तो मिलीमोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। मिलीमोल इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोलैरिटी। इस फार्मूले से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं जो 80 सेंटीमीटर क्यूब आया है। शाह का एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी मैं एड्रेस करता हूं। शाह, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड इन एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। याद रखना ये n+l वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। आपने एक डायग्राम भेजी है कि मेरे पास है 1s, यहां पे मेरे पास है 2s, यहां पे मेरे पास है 2p, यहां पे मेरे पास है 3s, यहां पे मेरे पास है 3p,
यहां पे मेरे पास x, यहां पे मेरे पास y। तो याद रखना x और y आपने पूछा है क्या है, तो n प्लस l पे जाएंगे। x और y क्या आपके डिफरेंट ऑप्शन है, x याद रखना 4s है, ये 3d है। आपने एक बुक का रेफरेंस भेजा है, वहां पे मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं होता कि ट्रांजिशन के लिए कुछ और हो जाए, ऐसा कुछ और नहीं होता। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आने के बाद फिर 3d की एनर्जी कम हो जाएगी, 4s की एनर्जी ज्यादा होगी और 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से। तो इसको आप इस तरह समझना कि x 4s और y 3d है, चूंकि इसका n प्लस l 4 आता है और इसका n प्लस l 5 आता है। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी महमूद गजनवी ने शायद क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड किस पे डिपेंड करती हैं। स्टूडेंट, मैंने अपने नॉमेनक्लेचर वाली सीरीज के अंदर ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी फंक्शन ग्रुप और हाइड्रोकार्बन दोनों पे डिपेंड करती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शन ग्रुप पे। हाइड्रोकार्बन पोर्शन उस केमिकल प्रॉपर्टी की नेचर को चेंज नहीं कर सकता, हाँ एक्सटेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह मैं इसको आंसर कर देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शन ग्रुप पे डिपेंड करेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी फंक्शन ग्रुप और हाइड्रोकार्बन दोनों पोर्शन पे डिपेंड करती हैं जी। फिर महमूद गजनवी का एक और क्वेश्चन है कि लिगोड डाइटामिक को हम लिगोटामिक कह सकते हैं? नहीं, डाइटामिक को लिगोटामिक नहीं कह सकते। लिगोटामिक वो होते हैं जिनमें 3 से 10 तक एटम हो, तो डाई में तो 2 होते हैं, तो इसको हम नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन आया, असलम खान नाम की आईडी है कि क्या कॉमन सिस्टम में एक से ज्यादा OH अटैच हो सकते हैं? तो असलम खान एक से ज्यादा OH हो सकते हैं। सिंपल को ये नाम दे सकता है। जब हमारे पास 2 OH अटैच होते हैं तो इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं, इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसी तरह प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है। 3 जब होंगे तो उसे ग्लाइसरोल कहते हैं। 3 कार्बन हर एक पे एक OH, उसे ग्लाइसरोल कहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में ये इसको नाम नहीं दे सकता, इसलिए आईयूपैक सिस्टम आया है। एक और क्वेश्चन आया है, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि न्यूट्रॉन का मास कैसे मालूम करते हैं। न्यूट्रॉन का मास कैसे मालूम करते हैं? अगरचे न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, शायद ये क्वेश्चन भी महमूद गजनवी का है। स्टूडेंट, अगर आपने आइंदा क्वेश्चन पूछने हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। न्यूट्रॉन का मास डिटरमिन करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स मेथड से। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब होता है ड्यूट्रियम का इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को यूज करते हैं। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, इनके मास डिटरमिन करते हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ड्यूट्रॉन के मास से प्रोटॉन के मास को माइनस करते हैं, चूंकि ड्यूट्रॉन जो होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन के मास से प्रोटॉन के मास को माइनस करते हैं, न्यूट्रॉन का मास निकल आता है। यानी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे आंसर करता हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डिटरमिन्ड यूजिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स मेथड। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल, देयर मास आर डिटरमिन्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। Then from the mass of neutron and proton, mass of neutron is determined, इसको इस तरह डिटरमिन किया जाता है। एक और क्वेश्चन आया है, ये भी शाह का क्वेश्चन है। अब वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें किसकी के लिए कैसी की वैल्यू सबसे कम होती है? तो शाह सबसे कम वैल्यू इसके लिए इनिशिएशन की होगी, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होना होता है, ये स्लो स्टेप है, इसकी रफ्तार सबसे क्या है, कम है। याद रखना कैसी की वैल्यू हो, कैसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फाइंड नहीं की जाती, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है। ये दो रेट कांस्टेंट की रेशो होती है। इक्विलिब्रियम पे कैसी की वैल्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो के बराबर होती है, अदरवाइज कैसी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये रिएक्शन के लिए फिक्स होती है और ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। शाह आपका एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं एड्रेस कर लेता हूं। आपका क्वेश्चन है कि 0.1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद
0.1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4.2 ग्राम नाइट्रोजन। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? आपने ऑप्शन दिए हुए हैं HN2, आपने ऑप्शन दिए हुए हैं NH3, आपने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास ऑप्शन है HN3, आपके पास ऑप्शन है HN2, ये आपने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो शाबशा बहुत आसान बात है। आप कंपाउंड में देखें, हाइड्रोजन का इसमें 1 में से नाइट्रोजन का 28 है। अगर मैं इसको 0.1 लूंगा तो ये होना चाहिए 2 है, 2.8। इसमें नाइट्रोजन 1 है, 14, 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन को 0.1 लूंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको 3 से डिवाइड कर लूंगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर लूंगा, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4.6। अगर इसको मैं 0.1 लूंगा, 0.1, तो ये होना चाहिए 0.46। अब मैं यहां पे आऊं, मेरे पास हाइड्रोजन 1 है और 3 नाइट्रोजन है, यानी 42, 1.0 42.0। इस डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट करूं 0.1, इसको इधर शिफ्ट करूं 4.2। तो इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मैस के हिसाब से जो कंबाइनिंग रेशियो है वो 0.1 ग्राम और 4.2 ग्राम है। तो ये आपके कंपाउंड का फार्मूला हो गया, ये आपके कंपाउंड का शाबशा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, ये क्वेश्चन पूछा है असलम खान ने कि पीसीएस के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। असलम खान, पीसीएस के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि पीसीएस में, याद रखना, पीसीएस के इंटरव्यू में भी और टेस्ट के अंदर भी तमाम केमिस्ट्री का पोर्शन आता है। तो आपने पहला काम तो ये करना है FEC लेवल की आपकी केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद फिर बीएससी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपने रीड करनी है। और उसके बाद आपने अपनी स्पेशलाइजेशन की केमिस्ट्री को बहुत अच्छा पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आमतौर पे बेसिक केमिस्ट्री और जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो पूछी जाती है। अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह की हुई है तो उसको भी बहुत अच्छा करके तैयार कर देना है। टेस्ट के अंदर मैंने लेक्चर का टेस्ट भी दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट भी दिया। टेस्ट के अंदर ज्यादातर एफएससी और बीएससी लेवल की केमिस्ट्री आती है, ये सारी केमिस्ट्री आती है, उसमें ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है, फिजिकल भी होती है, एनालिटिकल भी होती है और बायोकेमिस्ट्री भी हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रावलपिंडी से, कौसर नाम की स्टूडेंट है, फेडरल बोर्ड की। क्वेश्चन इनका आया है कि हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट आर्थो नाइट्रोफिनोल से ज्यादा क्यों होता है। स्टूडेंट, बड़ी आसान सी बात है, हमारे पास जो पैरा नाइट्रोफिनोल होते हैं इनके अंदर एंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी पैरा नाइट्रोफिनोल के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। तो इनके अंदर जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी होती है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जबकि जो आर्थो नाइट्रोफिनोल होता है इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके हाइड्रोजन और नाइट्रो के ऑक्सीजन के दरमियान आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बहुत सारे आर्थो नाइट्रोफिनोल आपस में अटैच नहीं हो सकते, तो इसलिए इनके मॉलिक्यूल इजीली एस्केप हो सकते हैं कम टेंपरेचर पे। यही वजह है कि आर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनोल से कम हुआ करता है। उम्मीद है कौसर कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये मेरे दोस्त हैं, उगी कॉलेज में लेक्चरर हैं, दिलदार साहब। दिलदार साहब का सवाल है कि सरफेस टेंशन को साल्ट ज्यादा कैसे करता है। दिलदार साहब बहुत ही लायक आदमी हैं, फिजिकल में बड़ी कमांड रखते हैं। आपके सवाल का जवाब यह है कि जब हम साल्ट को वाटर में डालते हैं तो वो सरफेस टेंशन ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। अगर साल्ट सॉल्यूबल है तो वो वाटर की सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ डिवाइड फोर्सेस। चूंकि जो साल्ट आयोनाइज होते हैं उसके आयन और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे ज्यादा होगी। तो चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा होने से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, इसलिए जो सॉल्युबल साल्ट होंगे वो वाटर की सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट होंगे या वो साल्ट जो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते वो वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, उससे वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा नहीं होती। वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है सॉल्युबल साल्ट, चूंकि सॉल्युबल साल्ट के जो आयंस होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है
इसे कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अट्रैक्शन से ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई कि सॉल्युबल साल्ट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन था सर, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी आंसर करना है कि अगर आप मेरे जवाब से मुत्तफिक हैं, नहीं तो आप खुद भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और आप ऑलवेज मेरे वेल विशर हैं और स्टूडेंट को भी गाइड करते हैं। आई सल्यूट यू, आई थैंक यू फॉर सच ए नाइस कोऑपरेशन। हम दोनों ने साथ, स्टूडेंट दिलदार साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हम दोनों ने एमएससी साथ की, प्रोफेसर कमीशन के थ्रू हम लेक्चरर साथ सिलेक्ट हुए, फिर मैं मानसरा कॉलेज में और वो भी कॉलेज में सर्व कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अब्दुल मोहीन सियालकोट से। ये क्वेश्चन आया है कि क्रोमियम डाई पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है व्हाइल मैग्नीशियम +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे? स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल से। जिन स्पीशीज की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होती है, जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो रिडक्शन पोटेंशियल उनकी नेगेटिव होती है। यहां पे जब मैं देखता हूं क्रोमियम +3 से +2 बना है, तो +3 से +2 रिडक्शन है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी? प्लस होगी। यानी अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो मेरे पास क्रोमियम +2 से जब क्रोमियम +3 बनेगा तो इस 0.411 वोल्ट इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। अब स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी क्रोमियम +2 खुद ऑक्सीडाइज होगा, चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जब इस केस में जब देखता हूं मैंगनीज +3 से +2 बनता है, ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसकी क्या है? प्लस है, खुद रिड्यूस होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, खुद रिड्यूस होगा, जबकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यही वजह है कि क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मैंगनीज +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। उम्मीद है अब्दुल मोहीन कि आपको अपने सवाल का आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, बीएस की स्टूडेंट है शमाइला, उन्होंने ये सवाल पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि सर कोबाल्ट-2 इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम बट इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लेक्सिंग एजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज। मतलब शमाइला आपका कहना यह है कि कोबाल्ट-2 कंप्लेक्सिंग एजेंट की मौजूदगी में फौरन +3 में कन्वर्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये आपका 5वें सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, वहां से ये क्वेश्चन है। इट्स अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको इस तरह समझाऊं कि कोबाल्ट-2 जो होता है D7 सिस्टम है, कोबाल्ट-2 D7 सिस्टम है, इसके T2G ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब कंप्लेक्सिंग एजेंट डाला जाए तो कंप्लेक्सिंग एजेंट की मौजूदगी में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो होती है वो D6 सिस्टम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू D7 सिस्टम। कोबाल्ट-2 D7 सिस्टम है, कोबाल्ट-3 D6 सिस्टम है। तो कंप्लेक्सिंग एजेंट की मौजूदगी में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन D6 की बढ़ जाती है एज कंपेयर टू D7 सिस्टम। In order to get this stability, cobalt-2 immediately lost its 1 electron and is converted into cobalt-3 for the sake of stability. उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। It's another very good question. तो स्टूडेंट अगले सवाल पे बात करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मोहम्मद सुहेल आरीपुर से। ये सवाल है, आरीपुर से ये सवाल है, क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट में क्या फर्क होता है। स्टूडेंट याद रखना, बोथ कॉम्प्लेक्स एंड डबल साल्ट क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। क्या मतलब है मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं? मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का मतलब है कि इसमें फेरस आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मेरे पास होंगे अमोनियम आयन और मेरे पास होंगे सल्फेट आयन। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के, दोनों सॉल्यूशन को मैं मिक्स करके हीट करता हूं, मेरे पास जो सॉलिड बनता है वो होता है फेरस सल्फेट इनटू अमोनियम सल्फेट इनटू सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
तो मेरे पास ये जो क्रिस्टल बनेंगे, ये जो सॉलिड बनेंगे, इसको मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहूंगा। अब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो बना है ये या तो डबल सॉल्ट हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, ये आपने सारे इंडिविजुअल आयन दे। सारे इंडिविजुअल आयन का क्या मतलब है, यानी जब मिलाने से पहले इसमें 3 टाइप के आयन थे, फेरस, सल्फेट, अमोनियम। अगर इस सॉलिड को मैं दोबारा पानी में डिसॉल्व करूं, इससे फेरस आयन भी बने, इससे अमोनियम आयन भी बने, इससे सल्फेट आयन भी बने, तो ये होगा क्या, डबल सॉल्ट। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने से सारे इंडिविजुअल आयन ना बने, तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स। अब इस केस में इसको हम मोर सॉल्ट भी कहते हैं, 6 मॉलिक्यूलर वाटर होते हैं। इस केस में जब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, फेरस आयन भी बनता है, अमोनियम आयन भी बनता है और सल्फेट आयन भी बनता है, तो ये सारे इंडिविजुअल आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या होगा, डबल सॉल्ट। इसी तरह स्टूडेंट अगर मेरे पास पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन है और फेरस साइनाइड का सॉल्यूशन है, यहां पे मेरे पास पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन है, यहां पे मेरे पास फेरस आयन और साइनाइड आयन है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मैं मिक्स करता हूं, मिक्स करके ऑपरेट करता हूं, मेरे पास जो सॉलिड बनता है, इस सॉलिड को मैं नाम दूंगा किसका, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। अब इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड को जब मैं दोबारा वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो मेरे पास अगर फेरस आयन, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन बने, तो ये डबल सॉल्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इसको मैं दोबारा डिसॉल्व करता हूं, तो इससे मेरे पास पोटेशियम आयन बनता है और मेरे पास फेरोसाइनाइड आयन बनता है, यानी एक मेरे पास इंडिविजुअल आयन और एक 2 आयन का कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। तो ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो स्वेल, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अरूज खान पेशावर से, ये सवाल पूछा है। इट्स अनदर वेरी गुड क्वेश्चन कि anhydrous aluminum chloride is covalent while hydrated aluminum chloride is ionic. How? Aruj, it's a very good question. Anhydrous aluminum chloride is covalent क्यों? anhydrous aluminum chloride में एल्युमिनियम आयन होता है और क्लोराइड आयन होते हैं। चूंकि एल्युमिनियम आयन का साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है, तो एल्युमिनियम आयन की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब एल्युमिनियम आयन की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो फजन रूल के मुताबिक इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा है। अब एल्युमिनियम आयन की जब पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये क्लोराइड आयन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये क्लोराइड आयन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो एल्युमिनियम और क्लोराइड आयन के दरमियान बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेयर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर 50% क्रॉस कर जाएगा। इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट इन नेचर होता है। वैसे भी फजन रूल कहता है कि छोटे साइज का और ज्यादा चार्ज का कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इंड्यूस करता है। तो स्मॉल साइज और हाई चार्ज होने की वजह से एल्युमिनियम आयन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो जाती है। ये क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट करता है, ज्यादा पोर्शन शेयर हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर 50% क्रॉस कर जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस क्या हो जाता है, कोवेलेंट हो जाता है। अब इस सवाल का दूसरा पोर्शन, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड हमारे पास आयनिक कैसे हो जाता है। स्टूडेंट याद रखना, जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व जब करेंगे, तो इससे वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होकर बहुत बड़ी मिकदार में हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी वो हाइड्रेटेड साल्ट को आयोनाइज कर देगी। इससे मेरे पास बन जाएगा एक्सा एक्वा एल्युमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। एक्सा एक्वा एल्युमिनियम आयन है, क्लोराइड आयन। चूंकि एल्युमिनियम के साथ 6 वाटर है, इसका साइज बढ़ जाता है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी। ये क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बहुत ज्यादा डिस्टार्ट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस नहीं कर सकता। कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से नीचे होगा, इसलिए हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड स्टूडेंट क्या होगा, आयनिक होगा। बहुत सिंपल सी बात है। जब एल्युमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। बहुत ज्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी जब निकलेगी, वो हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेटेड साल्ट को आयोनाइज कर देगी। उससे बनेगा हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम 3 आयन और क्लोराइड आयन। अब चूंकि इसका साइज बढ़ चुका है, जब इसका साइज बढ़ चुका है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी है, इसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी है।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा अपनी तरफ क्लोराइड का अट्रैक्ट करके ज्यादा पोर्शन शेयर नहीं कर सकता, इसलिए बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम आयनिक कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन जो आपने पूछे। मैंने कोशिश की कि इजी करके आपको समझाया जाए। ये आंसर क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मुख्तलिफ केमिस्ट्री के इंटरव्यू से गुजरना चाहते हैं। ईटा के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, उनके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकते हैं, और जनरल केमिस्ट्री लवर्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के अंदर आपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा कि जिन स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं वो भी लाजमी, और जिन्होंने सवाल नहीं पूछे, जिन्होंने वीडियो मेरी पे सुनी है, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।